हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। कहानी की शुरुआत होती है 28 साल के फेंग पिंग से, जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, मगर अचानक से वो अपनी बॉडी के साथ 10 साल पीछे चला जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ मार्शल आर्ट्स का ही राज होता है। जैसे उसने आंखें खोली, उसने अपने आप को हवा में तैरता हुआ पाया। नीचे देखा तो वहाँ दो ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर्स ताई और लाई आपस में एक जबरदस्त जानलेवा लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ताई ने यहाँ पर अपना पर्पल ओरा छोड़ा और एक डेंजरस टेक्निक से लाई को सीधा एक पहाड़ में दे मारता है। ताई यहाँ पर जीत की खुशी में शाउट करने लगता है, लेकिन तभी उसी पर लाई अपनी छुपी हुई हेवनली हॉर्स मास्टर फिश टेक्निक निकालता है और ताई को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देता है। इसी सीन के बीच फेंग पिंग एकदम से अपनी आंख खोलता है और खुद को क्लासरूम में बैठा हुआ पाता है। वो पूरा पसीने से भीग चुका होता है, जैसे कि कोई बुरा सपना देखा हो। उसने इधर उधर देखा और समझने की कोशिश की कि ये सब क्या था, और तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होंगे। ये कहकर वो क्लास से बाहर निकल जाते हैं। फेंग यहाँ पर अपने क्लासमेट यांग जियान और पेंग को देखता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एक और स्टूडेंट आता है और एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में एक लड़का टी था जो कि 3rd रैंक का वॉरियर है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि वो अपनी जान रिस्क में डालकर 8th रैंक वॉरियर के बैटल जोन में घुसने वाला है। वो प्राउडली कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा नाम याद रखना। अब यहाँ पर वीडियो में दिखाई गई जगह को देखकर फेंग पिंग का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि ये तो वही बैटल फील्ड थी जो उसने सपने में देखी थी। उसका दिमाग कंफ्यूजन से भर गया था, ये कैसे हो सकता है। वो तुरंत एक इंटरनेट कैफे में भागता है और वहाँ पर सर्च करता है। वहाँ पर जाकर ये कंफर्म होता है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ मार्शल आर्ट ही सब कुछ है, और यहाँ के मार्शल आर्ट्स एग्जाम किसी के भी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कैफे से निकलते वक्त उसने देखा कि एग्जाम की फीस तो लगभग 10,000 है और वाइटलिटी पिल की प्राइस 30,000 तक जाती है। रास्ते में जाते जाते उसने एक वांटेड पोस्टर भी देखा था जिसमें एक डेंजरस 2nd रैंक मार्शल आर्टिस्ट की तलाश थी। खैर फिर वो अपने घर जिंग गार्डन पहुंचता है। जगह देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसके पॉकेट में घर की चाबी होती है और जैसे ही वो अंदर आता है उसकी छोटी बहन भागते हुए आती है और पैसे मांगती है जो कि उसके भाई ने उधार लिए थे। फेंग उसके गाल खींचता है और वो माँ से कंप्लेन करने भाग जाती है। उसके फादर फिर घर में एंट्री लेते हैं और फेंग अपनी फैमिली को देखकर एकदम दिल से मुस्कुराता है। रात को डिनर पर फेंग अपने फादर को बताता है कि वो मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहता है। उसके फादर टेबल से उठकर एक एनवलप लाते हैं जिसमें पैसे थे। वो समझते हैं कि ये डिसीजन कितना बड़ा है। रात में फेंग अपने पेरेंट्स की बातें सुनता है। जब वो बर्तन धो रहे थे तो माँ कहती है कि घर में तो सिर्फ 500 रुपए की ही सेविंग बची है। तो फादर बोलते हैं कि वो फैक्ट्री से ब्लड बूस्टिंग पिल्स उधार लाएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों के ड्रीम्स में कभी रुकावट नहीं बनेंगे। अगले दिन स्कूल में उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तू बेवकूफ है जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है। तभी यहाँ पर टीचर अनाउंस करते हैं कि वेंग जियांग जो सीनियर है और अब एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है, स्कूल विजिट पर आ रहा है। पूरी क्लास का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टीचर फेंग और येंग को भी बोलते हैं कि वो स्टेशन जाकर सीनियर को रिसीव करे। उसी रात फेंग अपने बेड पर लेटा हुआ एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख रहा होता है। तभी ऊपर से पानी की एक बूंद गिरती है। ऊपर वाले बाथरूम का लीकेज होता है। तभी उसको माँ आवाज लगाती है कि उसके फादर जो पिल्स लाए हैं उन्हें चेक कर ले। फेंग यहाँ पर पिल्स को चेक करता है और जैसे वो एक पिल को छूता है एक अजीब सेंसेशन होता है और वो एक मिस्टीरियस जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर एक पैनल स्क्रीन शो हो रही होती है जिसमें मार्शल आर्ट वैल्यू लिखा हुआ था। वो रियलिटी में वापस आ जाता है। कंफ्यूज होता है कि ये क्या हेल्यूसिनेशन था। फिर वो दूसरी पील को छूता है और फिर वही जगह में चला जाता है। अब तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब पिल्स की वजह से हो रहा है। वहाँ वो एक स्टेचू के ऊपर खड़ा होता है और पैनल देखकर कंफ्यूज होता है। जैसे ही वहाँ पर वाइट एनर्जी ऑप्शन ट्राई करता है उसे इंटेंस पेन होता है और मार्शल आर्ट वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। इस सडन फ्लक्चुएशन को एक वांटेड क्रिमिनल भी सेंस करता है जो कि एक औरत को कैप्टिव बनाकर बैठा था। सीनियर वेंग को यहाँ पर न्यूज मिलती है कि ये क्रिमिनल कांगशान में देखा गया है
और अगर अब नहीं पकड़ा गया तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। खैर सीन वापस से फेंग पर आता है जो कि पेन से तड़प रहा होता है। देखता है कि मार्शल आर्ट पॉइंट सिर्फ 300 बचे हैं और वाइट एनर्जी बस 0.1 बढ़ी है, मतलब कि 1,00,000 पॉइंट में 0.1। वो फ्रस्ट्रेट होकर बहुत चिल्लाता है, सोचता है कि इस रेट से तो हजारों पिल्स लग जाएंगे। तभी उसकी बहन रूम में घुसकर कहती है, तू पागल हो गया है क्या? पर फेंग नोटिस करता है कि सिस्टम अभी भी एक्टिव है। वो उस जगह को सिस्टम का ही नाम दे देता है। नेक्स्ट डे फेंग और उसके दोस्त स्टेशन जाते हैं सीनियर वेंग को रिसीव करने। वेंग आते ही यहाँ पर एकदम फेमिलियर एनर्जी को फील करता है। फेंग का इंट्रो सुनकर वो समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसका एनर्जी स्पाइक उसने पहले सेंस किया था। आगे फिर स्कूल में वेंग एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देता है, सबको इम्प्रेस भी करता है। फिर फेंग को वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है, कहता है कि जरूरत पड़े तो कॉल करना। रात को फेंग को याद आता है कि उसका छत लीक हो रहा है, तो वो ऊपर आंटी शेन के घर पर जाता है। दरवाजा नॉक करता है पर कोई जवाब नहीं आता है। अंदर से ग्लास टूटने की आवाज आती है, तो वो फिर से नॉक करता है। तभी एक स्ट्रेंज आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है, आंटी शेन ने यह घर कुछ दिन के लिए रेंट पर दिया है। वो फेंग को अंदर बुलाता है। बाथरूम की तरफ जाते हुए फेंग को एक खून से भरा हुआ बुर्ज दिखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी वही वांटेड क्रिमिनल है। वो आदमी एकदम फ्रेंडली एक्ट करता है, अपनी बेटी की बात करता है। अब इससे फेंग के मुंह से निकल जाता है कि उसे पता है। तभी वो चुपके से अपने मोबाइल पर सीनियर वेंग को मैसेज करता है। वेंग का कॉल तुरंत आता है पर क्रिमिनल उसे वॉल पर पटक देता है। फेंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उठने की कोशिश करता है। 2 क्रिमिनल्स उसे मारने वाले होते हैं पर फेंग सिस्टम के थ्रू पॉइंट एक्सचेंज करके अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर लेता है। कुछ अटैक्स को वो डॉज भी करता है पर फिर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। लेकिन उसी पल सीनियर वेंग धमाकेदार एंट्री करता है, क्रिमिनल को इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेंग यहाँ पर फेंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है। होंग बर्न नाम के क्रिमिनल को पुलिस के हवाले करता है। फेंग जानता है कि सिस्टम ने ही उसकी जान बचाई है पर वो किसी को बताता नहीं है। वेंग क्रिमिनल का सामान चेक करता है जिसमें ब्लड पिल्स, कार्ड और ब्लड एलिक्सिर भी मिले थे। वो एक्सप्लेन करता है कि ये तो एक ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी चीजें हैं और बताता है कि हर टीयर 4 छोटे स्टेजेस में डिवाइड है। तभी फेंग की बहन आती है और चिल्लाती है, तू मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आया पगलेट? पर वेंग को देखती तो वो एक्साइटेड हो जाती है और ऑटोग्राफ मांगने लगती है। आगे हम देखते हैं कि फेंग रूम में वापस जाता है, पिल्स को चेक करता है। जैसे चेक करता है सिस्टम में फिर खींच लिया जाता है। वो देखता है कि मार्शल आर्ट वैल्यू अब 2 मिलियन से ऊपर है। सिस्टम अपग्रेड मोड में एक्ट करता है। जैसे ही वो सोचता है वाइटलिटी बढ़ाए, उसे तेज दर्द होता है, बॉडी सडनली एक्टिवेट हो जाती है, उसे स्ट्रेंथ बूस्ट फील होता है। अगले दिन स्कूल में एक अमीर लड़का शो ऑफ करता है कि उसके पेरेंट्स ने घर में एक वाइटलिटी सेंटर है। वो फेंग को अपने घर पर बुलाता है। उसका कहना था कि वो वेरीफाई करना चाहता है कि जो बातें सीनियर वोंग ने की थी वो सच भी है या नहीं। फेंग अपनी पूरी शक्ति लगाता है और टेस्ट में 113 का वैल्यू निकलता है। वो अमीर लड़का एकदम शौक में हो जाता है, समझ जाता है कि फेंग सच बोल रहा है। उस रात फेंग को उसे कन्विंस करने में पूरी रात लग जाती है। अगले दिन टेस्ट का दिन आता है। एग्जामिनर्स स्पीच देते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट ही देश का फ्यूचर है। वो अनाउंस करता है कि जो भी 112 से ऊपर का स्कोर करेगा वो पास माना जाएगा। सब स्टूडेंट्स चीयर करते हैं, लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं तो फेंग का एक्साइटमेंट रुकता ही नहीं है। वो चिल्लाता रहता है जैसे कि ड्रैगन बॉल जेड का कोई कैरेक्टर हो। उसका टेस्टिंग कैप्सूल ब्राइट रेड ग्लो करता है और स्कोर 149 तक पहुंच जाता है, जो पिछले साल सीनियर वोंग का रिकॉर्ड था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। फेंग तुरंत सीनियर वोंग को कॉल करता है और पूछता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। वोंग कहता है कि वो उसे स्पोर्ट्स एरिना में मिले। रात में फेंग के पेरेंट्स उसका रिजल्ट देखकर रो पड़ते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं। अगले दिन फेंग स्पोर्ट एरिना में पहुंच जाता है।
वहाँ वोंग उसे एक लड़की से मिलाता है जो उसके मास्टर की बेटी मी है। वोंग याद करता है अपने मास्टर जिम केंग मैन को, जो एक पोर्टल में गया था। जानता था कि वो वापस नहीं आएगा, पर ह्यूमैनिटी के लिए उसने अपनी जान को रिस्क पर डाल दिया। जाने से पहले मास्टर ने मार्शल आर्ट सोसाइटी वोंग को दी थी। वोंग ने यहाँ पर मास्टर से रुकने को भी कहा था, बोला था कि वो उसकी बेटी से शादी करेगा अगर वो रुक जाएगा, पर मास्टर ने उसे शेमलेस कहकर डांट दिया था। प्रेजेंट में वोंग अचानक से फेंग पर अटैक करता है और उसे प्रोवोक करता है कि क्या वो अपनी वीक बॉडी से खुश है। फिर वो फेंग को 4 यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है, जिनमें से मी यूनिवर्सिटी फेंग को सबसे बेटर लगती है। एडमिशन का दिन आता है। फेंग अपनी फैमिली से इमोशनली विदाई लेता है। उसकी बहन रोते हुए कहती है कि जब उसे कोई दुल्हन मिले तो जरूर बताए। ट्रेन चलते ही वो ट्रेन के पीछे भागती है, ये दिखाने के लिए कि वो भाई को कितना मिस करेगी। वहीं दूसरी तरफ वेंग अपनी मास्टर की बेटी के साथ चलता है। सोचता है कि एक दिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि फेंग की हमेशा रक्षा कर सके। फेंग यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचता है। वहाँ उसको एक लड़का दिखाई देता है जिसके दांत नुकीले थे और एक बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड ले रखी थी। वो फेंग से कहता है कि यहाँ आकर अपने आप को स्पेशल मत समझना, लेकिन जैसे ही फेंग अपना नाम और नेंजिंग का जिक्र करता है, वो लड़का कीन फेंगिंग का गुस्सा बढ़ जाता है। उसे तुरंत अपना दुश्मन वोंग याद आ जाता है। कीन कहता है कि सीनियर से रेस्पेक्ट सीख, कूल मत बन। कीन यहाँ पर अपने रिसोर्स बैग के साथ चला जाता है। गुस्से में वोंग को कोसता है, कसम खाता है कि वो इतना रिफाइन होगा कि एक दिन वोंग और मैनिंग यूनिवर्सिटी दोनों को तोड़ देगा। रिसेप्शनिस्ट पर फेंग अपना एडमिशन फॉर्म देता है। रिसेप्शनिस्ट शॉक में आ जाती है जब वो देखती है कि उसकी बोन टेम्परिंग 2nd रैंक की है। क्विक टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसने सिर्फ 1 महीने में 3rd रैंक अचीव कर ली है, जो कि सिर्फ एक 2nd ईयर स्टूडेंट ने किया था। सब लोग यहाँ पर स्टंड रह जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट तुरंत सारी फॉर्मेलिटीज बताती है और फेंग को एस्कॉर्ट करने के लिए सीनियर जाओ को बुलाती है कि इनको सब कुछ दिखा दो। जाओ उसे एरिया बेल ले जाती है, समझाती है कि वहाँ का सीनरी इंटेंशनली ब्रेड टेकिंग बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स का स्पीड हाई बना रहे जब ट्रेनिंग टफ हो जाए। डोम्स के अंदर फेंग अपने रूम में जाता है। वहाँ का स्पेस देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी जगह उसे अलोन मिली है। फिर जैसे ही वो सेटल होता है, सामने वाले रूम से एक गोल्डन हेयर हैंडसम लड़का फू चैंग क्विंग आता है। बिना बुलाए वो फेंग के सोफे पर बैठ जाता है और एकदम चार्मिंग स्माइल के साथ पूछता है, फेंग तुम कहाँ से हो? जैसे ही फेंग बोलता है नेंजिंग, फू का एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। पूछता है कि क्या उसने बेयिन का नाम सुना है। फू यहाँ पर बेयिन की तारीफ करता है, बोलता है कि वो रैपिड ब्रेक थ्रू कर रहा है और आर्ट यूनिवर्सिटी के टॉप फाइटर को हरा चुका है। फेंग चुपचाप अपना ड्रिंक सिप करता है। फू नोटिस करता है कि फेंग की बोन टेम्परिंग 3rd रैंक है। वो ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है, समझता है कि उनकी फाइट अब ज्यादा दूर नहीं है। फू यहाँ पर फेंग से कहता है कि मास्टर की स्पीच के लिए लेट मत होना और एक स्माइल के साथ बोलता है बॉम्बास्टिक डेब्यू देना भी मत भूलना। वहीं दूसरी तरफ कीन एक औरत के साथ नए स्टूडेंट्स को स्काउट करता है। तभी फेंग अपने नए दोस्त फू के साथ बिल्कुल लास्ट सेकंड में स्पीच वेन्यू पर पहुंच जाता है। 3 बजे स्टील गेट्स खुलते हैं। एक ग्रेसफुल आदमी क्राउड को चीयर करते हुए आता है। वो अनाउंस करता है कि जो भी लेट आएगा उसके एडमिशन क्रेडिट्स का आधा कट हो जाएगा, जो 10,000 मार्शल आर्ट्स पॉइंट्स के बराबर है। वो ये बात क्लियर करता है कि डिसिप्लिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊपर है। ये जगह उनके लिए नहीं है जो इजी पाथ चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो वॉरियर बनकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। फेंग यहाँ पर याद रखता है कि यहाँ एडमिशन लेना एंड नहीं है, बल्कि एक नरक जैसे सफर की शुरुआत है। उसके बाद ट्रेनर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं, एक के बाद एक, जैसे आसमान से गिर रहे हो। उनका ओरा इतना पावरफुल था कि कई स्टूडेंट्स उनको देख के नीचे गिर गए। फेंग यहाँ पर इस चैलेंज को पर्सनली एक्सेप्ट करता है और एक धमाकेदार एंट्री करता है। उसकी परफॉर्मेंस एक लेडी टीचर का ध्यान खींचती है जो उसकी फैमिली से पुरानी दुश्मनी रखती थी।
वो डिसाइड करती है कि ट्रेनिंग में फेंग को टॉर्चर करेगी। उसी वक्त फू भी अपनी हीरोइक स्टाइल में एंट्री करता है। दोनों की कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस एक शार्प लड़के को यहाँ पर इरिटेट कर देती है। सबके बीच एकेडमी का फॉर्मर प्रिंसिपल एकदम ग्रैंड एंट्री करता है, गोल्डन बॉडी मास्टर की एनर्जी के साथ। उसका ऑरा एकदम पीक पर था। सब लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है। प्रिंसिपल अपनी स्पीच में मी यूनिवर्सिटी की लेगेसी और वॉरियर्स की फिलोसॉफी समझाता है। वो कहता है कि आज के मार्शल आर्टिस्टों में वो जज्बा नहीं है जो कि पूर्वजों में था। वो आसमान की तरफ एकदम गहराई से देखता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। फिर वो अनाउंस करता है कि सबको एक फ्री टॉप कार्ड और ब्लड पील मिलेगी। स्टूडेंट्स खुश होते हैं, पर तुरंत वो डिक्लेयर करता है कि फ्रेशर मैन ट्रेनिंग कंपटीशन 20 मिनट्स में शुरू होगी। सबको तुरंत ट्रेनिंग हॉल में पहुंचना होगा। फेंग एकदम टेंशन में आ जाता है, समझता है कि अब उसके सारे फ्रेशर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग फू उसका कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। आगे फिर ट्रेनिंग हॉल के अंदर फेंग और फू हॉल की वास्टनेस देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि 9 फ्लोर्स हैं। फ्रेशर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकते हैं। हर फ्लोर अलग स्किल टेस्ट करता है। यान यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टूडेंट्स फ्लोर पर सबसे ज्यादा टिकता है वही डिसाइड करता है कि उसे कौन सी कॉलेज मिलेगी। अगर कोई 400 सीट्स के बाद पहुँचेगा तो उसके क्रेडिट्स का आधा कट जाएगा। सब रियलाइज करते हैं कि ये बैटल रॉयल है, जहाँ पर हर फ्रेशर दूसरे से लड़ता है, पर वेपन यहाँ पर सिर्फ वुडन के होंगे। फेंग और फू तुरंत दौड़ते हैं, एंट्रेंस पर वेपन उठाते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। फेंग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता है। फू से कहता है कि वो उसे 4th फ्लोर पर मिलेगा। वो सीधा स्टेयर्स की तरफ देखकर एक लड़की को पुश करता है जो उसे रोक रही थी। फिर वो एक ट्रायो को क्रॉस करता है जो इतने वीक थे कि एक बच्चा भी हरा सकता था। 2nd फ्लोर पर पहुंचने के बाद फेंग सोचता है शायद यान गलत था जब उसने मो के स्टूडेंट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बताया था। उसी वक्त सीढ़ियों पर एक सिल्वर हेयर्ड लड़की अपने अपोनेंट को एक ही झटके में गिरा देती है, लेकिन मीडियोर नाम का लड़का उसे पकड़ लेता है और धोखेबाजी से लड़की को नीचे गिरा देता है। उसकी सहेलियां तुरंत रिएक्ट करती हैं, उसे सही समय पर संभालती हैं और उस लड़के की धुलाई कर देती हैं। दूसरी तरफ फू 4 अपोनेंट्स पर लॉन्ग वॉरियर की तरह टूट पड़ता है, पर उनमें से 2 उसे अच्छी टक्कर देते हैं। तभी एक मोटा लड़का उसकी टांग से चिपक जाता है और उसका पार्टनर फू को एक सॉलिड पंच मारकर धराशायी कर देता है। कंट्रोल रूम के बाहर कीन गुस्से में इधर उधर चल रहा होता है। तभी एक डरावना ट्रेनर उसे देख लेता है। कीन यहाँ पर बहाना बना लेता है कि उसे प्रिंसिपल की सिग्नेचर चाहिए, पर असल में वो देखना चाहता था कि कौन वो लड़का है जो सबसे पहले 4th फ्लोर पर पहुंच गया है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पोलेट ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद गर्ल्स स्क्वाड भी आती है, लेकिन वो डिसअपॉइंट होती है क्योंकि जो लड़की सबसे स्ट्रॉन्ग क्लेम करती थी वो बस बकबक कर रही थी। जैसे जैसे 4था फ्लोर भरने लगता है, कीन स्ट्रॉन्ग दाऊ का मजाक उड़ाता है जो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। तभी फू एक कमजोर अपोनेंट को हराकर वहां पर एंटर करता है और फेंग की एंट्री भी सबको शॉक कर देती है। रवि लाउड वॉइस में फू के अपोनेंट का मजाक उड़ाता है, सबको चैलेंज करता और कहता है कि उसने तो मेन जियान इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके सीनियर ने कहा था कि यहाँ पर टैलेंट है, पर यहाँ पर तो सब कमजोर लगते हैं। सब लोग उसकी इस हिम्मत पर स्टन रह जाते हैं। उसे एरोगेंट फूल भी बोलते हैं। फेंग यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ देखकर बोलता है कि मो एकेडमी के स्टूडेंट्स बस शो ऑफ हंक होते हैं, असली में कुछ होता नहीं है, बस फालतू की फेंकते रहते हैं। तुरंत यहाँ पर पीए सिस्टम अनाउंस करता है कि जो भी अगले 30 मिनट में फेंग को हरा देगा उसे एक क्रेडिट मिलेगा और फेंग के सारे क्रेडिट्स काट लिए जाएंगे। फू को अब यहाँ पर टीम चूज करनी पड़ती है, पर वो ब्रो कोड को तोड़ देता है। फिर एक भयानक फाइट शुरू होती है। दोनों दोस्त बैक टू बैक खड़े होते हैं, अपने अपोनेंट्स को धूल चटाते हैं और पॉइंट्स कलेक्ट करते रहते हैं। तभी एक पिंक हेयर्ड लड़की पेंग सियोमोन चार्ज करती है और फेंग को सरप्राइज करती है। वो दिखने में तो एकदम टिप टॉप ईगल जैसी थी, पर उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग होती है। फेंग उसके अनस्टॉपेबल फिनिशिंग मूव से बचने के लिए एक और लड़की का चेहरा यूज करता है। फू कहता है उसे स्टेमिना पिल प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए और फेंग से कवर मांगता है, पर फेंग एकदम से यहाँ पर वेनिश हो जाता है।
फू अकेला रह जाता है। इसी बीच एक ब्लू हेयर्ड लड़की सू अपने ग्रुप को कमांड देती है जियो और सोन फेंग को हैंडल करे, जबकि वो और यांगी फू को अटैक करें। फेंग स्क्वेड से अलग हो जाता है और अटैक स्क्वेड से घिरा होता है। सू सबको ऑर्डर देती है कि वो उस पर ब्रेक करें। फेंग यहाँ पर बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी सरवाइव कर रहा था, जब तक कि कोमी अपने बड़े से फोरहेड से एक डेंजरस हेडबट नहीं मारती। फिर वो फेंग के पेट में भी स्ट्राइक करती है। यहाँ पर मैनेजमेंट टीम फेंग की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने लगती है। पता चलता है कि फेंग का कोई खास बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई मास्टर, पर वो शॉक हो जाते हैं जब जान पाते हैं कि वो वोंग का शिष्य है, जो कि लेजेंडरी जियाग का स्टूडेंट था, वही इंसान जो एक मिशन से कभी वापस आया ही नहीं। यहाँ पर फाइट में फू को वार्निंग मिलती है कि हारने पर उसके आधे क्रेडिट्स कट हो जाएंगे। फेंग सिस्टम से सब एक्सपोज नहीं करना चाहता, चुपके से एक हेल्थ पिल लेता है जो उसके स्टेट्स को स्पाइक कर देती है। वो हवा में जंप करता है, सब हैरान रहते हैं क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन इतनी जल्दी पिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि टाइमर खत्म होते ही फेंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर प्रिंसिपल स्पीच में कहता है कि सब लोग अपनी आज की इंसल्ट को याद रखें और कल मेंटर सिलेक्शन के लिए टाइम पर पहुंचे। अगले दिन फेंग और उसका दोस्त फेसमैन लियोन हेड टैंक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है क्योंकि उसकी बॉक्सिंग टेक्निक काफी पॉपुलर है, पर फेंग इम्प्रेस नहीं होता है। बाकी ट्रेनर्स को ध्यान से देखता है पर उसको कोई पसंद आता नहीं है, जब तक कि उसकी नजर एक अजीब नेम प्लेट पर नहीं जाती। उसे याद आता है, अरे ये तो वही झगड़ालू लेडी है ना जिससे वो पहले भी लड़ चुका है। उसकी वियर्ड डिमांड्स को देखकर फेंग एकदम इरिटेट हो जाता है, लेकिन वही उसे बुलाती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी बेस्ट चांस हूँ, क्योंकि बाकी पॉपुलर मेंटर्स या तो सीनियर्स है जिनको फेंग ने एम्बेरेस किया है या जूनियर्स है जिनको उसने डिफीट किया है। मतलब कि पूरी यूनिवर्सिटी उसके अगेंस्ट में है। वो वुमेन फेंग को सच्चाई का कड़वा टेस्ट देती है, बोलती है कि उसके पास फू या जो लिली जैसे फैमिली पावर नहीं है, उसे तो वही हार्ड रोड पर चलना होगा जो सीनियर वोंग ने बताया था। फेंग यहाँ पर सोचने लगता है कि वो उसे ऐसा क्या स्पेशल दे सकती है। वो वुमेन मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसे वहां पर ले जा सकती है जहां लायन हेड भी नहीं जा सकता। फिर जैसे ही वो अपना कार्ड देता है, वो इंस्टेंटली उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेती है। वो कहता है कि उसे याद है उसका नाम लुओ फिंगरिया है, एक हार्ड हार्टेड वुमेन जो लायन हेड से भी ज्यादा रूथलेस है। फिर अगले दिन वो फेंग को प्राइवेट लेक्चर देती है, सिखाती है कि कैसे अपने मेरिडियंस को डेवलप करे, स्पेशली उसके पैर जो कि नूडल जैसे हैं, टिकड़ियों पिकड़ियों। फेंग यहाँ पर 3 पील्स को निगलता है, उसकी हड्डी तुरंत हार्ड हो जाती है। कई घंटों के स्पेशल ट्रेनिंग के बाद वो एक एक्सप्लोसिव एनर्जी बर्स्ट फील करता है और ब्रेक थ्रू करता है। लुओ कहती है कि अगली बार सोनी को साथ लाना ताकि मार्शल आर्ट्स टेक्निक स्टार्ट की जा सके। फेंग फर्स्ट रैंक पाने की खुशी में फर्स्ट रैंक कैंडीज मांगता है, पर लुओ उसे यहाँ पर एक थप्पड़ देती है, याद दिलाती है कि वाइटल पिल्स ट्रीज पर नहीं उगते हैं और उसे घर से भी निकाल देती है। अगले दिन लुओ 2 नए स्टूडेंट से भी मिलती है, एक दमदार जोसले स्टाइल किक मारती है ताकि वो उन्हें असली स्ट्राइक का डेमो दे सके। वो समझाती है कि एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट अपनी बोन्स को ट्रेन करता है ताकि पूरे फोर्स को सिंगल स्ट्राइक पॉइंट में फोकस करे। फेंग अपनी पूरी शक्ति से एक किक मारता है, पर रिकॉइल इतना डेंजरस होता है कि उसका पेट टूट जाता है। फिर वो कुछ ट्रेनिंग नहीं कर पाता है और लुओ यहाँ पर केयरलेस टोन में बोलती है, सॉरी वो बताना भूल गई थी कि इसके लिए एलॉय बूट्स चाहिए होते हैं। कुछ दिन बाद फिर फेंग क्रचेस के सहारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जाता है, रास्ते में रोता रहता है। एक सोए हुए आदमी गडर को जगाता है, बोलता है कि उसे नए बूट्स चाहिए। गडर यहाँ पर नैरो आई से स्क्विंट करता है और बोलता है कि एक ई रैंक बूट्स की कीमत भी 1 किडनी और आधी जान है। फेंग के डर से गडर डी रैंक एजेस का एक स्पेशल डील देता है, 2 किडनीज के बदले। कुछ दिन बाद फेंग, सोबी और टेंग मार्शल आर्ट क्लब में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ कोई ट्रेनिंग कर रहा है। वो लौटने लगते हैं, तभी कुछ सीनियर्स फेंग को जबरदस्ती रोकते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं। एक लॉन्ग हेयर्ड लड़का सामने आता है, कहता है फेंग का रिलेशन जुआन से है जिन्होंने उसके भाई को मारा था और अब वो बदला लेगा। सू यहाँ पर वार्निंग देती है, चैलेंज मत लेना
क्योंकि वो अभी इंजर्ड है। पर जब वो लड़का फेंग को कोवर्ड बोलता है तो फेंग शोल्डर्स को श्रग करता है और कहता है कि वो मसल क्लाउन अपने भाई की पिटाई पर रो रहा है, फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फेंग रिंग में उतरता है। क्लब की फीमेल रेफरी स्टेप इन करती है। उसका पहला अपोनेंट कंप्लेन करता है कि योंग ने उसे 3 महीने के लिए बेड पर भेज दिया था। उसकी थर्ड रैंक अब खत्म हो गई है। फेंग कहता है बकवास बंद करो और फाइट स्टार्ट करो। लड़का गुस्से से लाल हो जाता है। उसके शरीर से आग जैसी एनर्जी निकलती है। उसका पंच इतना तेजी से आता है कि फेंग के फेस के पास से गुजरता है। दोनों के बीच की फाइट एकदम इंटेंस हो जाती है। फेंग एक पावरफुल किक मारता है पर अपोनेंट हिलता तक नहीं है। उल्टा वो एक ब्रूटल पंच मारता है। फेंग उसको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता है। उसके दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाते हैं। फेंग को सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता। अपोनेंट कंटिन्यूस अटैक करता रहता है। फेंग मुश्किल से अपने आप को बचाता है, गिड़गिड़ाता है, बोलता है प्लीज मेरा सर मत तोड़ना, मुझे फाइट करना नहीं आता। उसकी ये लूज टॉक अपोनेंट को और इरिटेट कर देती है। वो लाइटनिंग फास्ट राउंड हाउस किक मारता है। फेंग यहाँ पर कम्प्लीटली ओपन रहता है और उसी वक्त टीचर लोगों की सलाह उसे याद आ जाती है कि फोर्स को पैरों से चैनलाइज करो। ये सलाह काम करती है और फेंग हवा में उड़ते हुए अचानक से तेज दौड़ता है और एक काफी क्लीन किक से उस लंबे चौड़े आदमी को सीधा ड्रीम लैंड में पहुंचा देता है। फेंग दर्द से कर्रा रहा होता है। तभी लॉन्ग हेयर फिर से अपने भाई की बात शुरू करता है, लेकिन लू उसे वहीं पर रोक देती है और सबके सामने एक्सपोज करती है कि उसका भाई कोई ग्रेट फाइटर नहीं बल्कि एक घटिया बुली था जो जूनियर को धोखा देकर पैसे ऐंठता था। लॉन्ग हेयर बदला लेने के लिए पागल लड़के को फिर से पीटने की धमकी देता है, लेकिन तभी वोंग क्लब में एंट्री करता है और कहता है कि अगर किसी को अपने बराबर के आदमी से लड़ना है तो वो आ जाए, और कोई नहीं आता है। रात के डिनर पर फेंग वोंग से पूछता है कि तुम अचानक कैसे आ गए, तो वो कैजुअली कहता है कि बस एक कोइंसिडेंस था और वो अपने सीनियर के कनेक्शन को क्रेडिट देता है। फिर वो बताता है कि नेशनल फ्रेशमैन एक्सचेंज कंपटीशन आने वाला है जिसमें देश भर के 99 मार्शल आर्टिस्ट स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। वो फेंग से कहता है कि अब तुम भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में मेंटर्स इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मॉक एकेडमी होस्ट कर रहा है। बताया जाता है कि जीतने वाले स्कूल को उनके एनुअल रिसोर्स अलोकेशन में 20% इंक्रीज मिलेगा। यहाँ पर टैंक, फेंग और बाकी फ्रेशमैन कंफर्म करते हैं कि इस बार के कंपटीशन में सिर्फ नए लोग लड़ेंगे ताकि सबके लिए फेयर हो। लू यहाँ पर मजाक में कहता है कि अगर रिसोर्सेज चाहिए तो वाइस प्रिंसिपल खुद ही लड़ ले, लेकिन टैंग उसे चुप करवाता है और कहता है कि कैसे वोंग की लगातार जीतों ने उन्हें थर्ड टियर स्कूल बना दिया था और अब टाइम है कि उनकी रेस्पेक्ट वापस पाई जाए। वो 10 नए स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि मंथ के एंड तक फर्स्ट टियर स्ट्रेंथ की पीक पर पहुंचना है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और नए स्टूडेंट्स को एक मिशन दिया जाता है टॉप लेवल रिबेल वॉरियर्स को पकड़ने का, जिसके लिए हर हेड पर 30 क्रेडिट्स मिलेंगे। मिशन शुरू होता है और सबको नए शाइनी वेपन्स मिलते हैं। फेंग को यहाँ पर एक स्पेयर मिलता है। जब फेंग अपने नए वेपन की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसकी टीचर आ जाती है और कहती है कि वो कल्टीवेशन ऐसे कर रहा है जैसे सब कुछ तोड़ डालेगा। फिर वो उसे एक स्वॉर्ड टेक्निक देती है जो ब्लड बर्स्ट ब्लेड के नाम से थी और वो कहती है कि इसे अच्छे से सीखना। अब स्टोरी सीधा कंपटीशन के दिन पर आ जाती है। होस्ट एक फ्लैशी एंट्री करता है और आसमान से सीधा जमीन पर उतरता है। वो खुद को लियू हुन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वो यहाँ पर भीड़ को वार्निंग देता है कि यह कोई सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट नहीं है, इसलिए वो शांत रहे। यहाँ पर फेंग की बहन भी उसे चीयर करने आई होती है और वो मोटा यूट्यूबर लियू डोली भी वहाँ पर मौजूद था जो हमेशा दिखावा करता है कि वो फेंग के कंटेंट के लिए अपनी जान रिस्क में डालेगा। युवान भी फेंग से मिलने आती है और प्राउडली कहती है कि उसने युवान पिंग क्लब स्टार्ट कर लिया है और खुद को प्रेसिडेंट बना लिया है, जबकि फेंग को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। फेंग को ये नाम बिल्कुल बेकार लगता है। उसे लगता है कि नाम होना चाहिए था पिंग युवान। साथ ही उसे पता चलता है कि वो एनोइंग यूट्यूबर भी उनके टीम में घुस गई है ताकि कंपटीशन की जूसी अपडेट्स निकाल सके। खैर फिर कंपटीशन शुरू होता है और हर टीम का कैप्टन स्टेज पर बुलाया जाता है। वहाँ का होस्ट मैच मेकिंग के लिए एक लॉटरी सिस्टम का यूज करता है
और क्राउड को एक्साइट करने के लिए फेवरेट्स का नाम भी लेता है। सबसे पहले आता है रेड यूनिफॉर्म वाला जिंगडू मार्शल आर्ट्स स्कूल का हांसू, जो रीजनिंग नेशनल मार्शल आर्टिस्ट का चैंपियन है। फिर आती है ग्रीन और येलो टीम्स, मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस और 8 स्कूल अलायंस है। और फाइनली आती है मॉक एकेडमी की ब्लू टीम, जिसका कैप्टन होता है अपना फेंग। होस्ट उसे देखकर अचानक से उसका मजाक उड़ाता है कि ये तो कोई नया बच्चा लग रहा है। ड्रॉ शुरू होता है और मॉक की ब्लू टीम को येलो टीम के अगेंस्ट सेकेंड राउंड में फाइट करनी थी। पहले रेड और ग्रीन टीम का एपिक मैच स्टार्ट होता है, जिसमें कैप्टन थे हांसू और सुन यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से फाइट को स्टार्ट करता है, लेकिन हांसू इजीली डॉज करता है और वॉइड स्टांस के साथ काउंटर करता है। हांसू राइजिंग सुन कॉम्बो चलाता है, लेकिन सुन उसे भी स्वेट कर देता है। फिर घोंसली वर्क के साथ हांसू हवा में डिसअपियर होकर सुन के पीछे अपीयर होता है और उसे हेवीली इंजर्ड कर देता है। सुन यहाँ दर्द में भी हांसू की स्पेयर को पकड़कर खींचता है, लेकिन हांसू फिर से फाइट को पलट देता है। वहीं बाहर किम वोंग से कहता है कि उसका जूनियर फेंग सेकेंड राउंड में टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन वोंग शांत रहता है और कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, फालतू की बकवास मत करो। दूसरा मैच भी स्टार्ट होता है। पुआन फेंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए खुद को वॉरियर कहता है और अपनी एरिना की तरफ बढ़ता है। पूरा हॉल इस मैच की डिस्कशन में होता है, यहाँ तक कि फेंग का पीटा हुआ वो लड़का भी छुट्टी लेकर मैच देखने आया होता है। होस्ट फेंग का इंट्रोडक्शन पढ़ता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी टेक्निक लायन रोर है तो रुक जाता है। जियांग गैंगलिंग, जो फेंग का अपोनेंट था, हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये वाली टेक्निक आती है। फेंग यहाँ पर कामली जवाब देता है कि मैं अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जियांग उसकी हरकतों को सस्पिशियस मांगता है। फेंग अपना वेपन गिरा देता है और अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता है, जिससे जियांग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जियांग थंडर स्ट्राइक टेक्निक चलाता है, लेकिन फेंग उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद फेंग अपने वेपन्स को 2 पार्ट्स में तोड़ लेता है, जिसमें से एक निकलता है फिनिक्स नाइफ। जियांग टेंशन में आ जाता है, लेकिन फेंग अपनी ब्लड बर्स्ट फ्रेंजी टेक्निक यूज करता है, जो उसको सिखाई गई थी, और उसका यूज करके वो जियांग को रिंग से बाहर उड़ा देता है। जियांग का वेपन भी टूट जाता है और फेंग इस मैच को जीत जाता है। फिर वो जियांग को उठाकर खड़ा करता है। बेन बहुत एक्साइटेड होता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन तभी फेंग यहाँ पर अनाउंस करता है कि वो ही फाइट को कंटिन्यू करेगा। येलो टीम का लड़का अपने कैप्टन से माफी मांगता है, लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि उसने फेंग को उसका ट्रम्प कार्ड यूज करने पर मजबूर कर दिया, और अब इसका मतलब है कि फेंग अब वो मूव को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी फेंग 2 एनर्जी पील्स ले लेता है और सबको शॉक कर देता है, क्योंकि सिर्फ 20 सेकंड में उसकी एनर्जी कंप्लीटली रिकवर हो जाती है। उल्टा हम देखते हैं कि वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ग्रैंड मास्टर जो ऊपर से देख रहे होते हैं सोचते हैं कि ये बच्चा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। येलो टीम का अगला मेंबर शेन नीचे आता है और सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। शेन यहाँ पर जल्दबाजी में कूदता है और एक फास्ट पेस फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फेंग सेकेंड लेवल किक मारता है और शेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये उसकी लगातार दूसरी विन होती है। होस्ट पूछता है कि क्या वो फाइट कंटिन्यू करेगा। फेंग बड़ा सर हिला देता है। बीन यहाँ पर रियलाइज करता है कि उसने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया। बीन तुरंत रिंग में कूदता है और अटैक स्टार्ट कर देता है, जिसे फेंग डॉज करता है और कहता है कि मैंने तो पिल्स भी नहीं ली है अभी तक। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है और फेंग फिर से कुछ नया करता है। वो वॉइड सेंडिंग स्टेट को एक्टिवेट करता है। वो हवा में होवर करता है। उसकी खुद की टीम और ऊपर से देखने वाले चीफ एकदम शॉक हो जाते हैं कि उसने ये सब कुछ सीख लिया है। फेंग जमीन पर उतरता है और कूल स्टाइल में कहता है कि यह तो इजी विन होने वाली है। फिर उसका बेन के साथ एक फ्लैशी डुएल स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई बे ब्लेड बैटल चल रही हो। बीन एक सुपर हीरो लेवल टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसकी शर्ट फट जाती है, और मस्कुलर बॉडी को देखकर क्राउड तो यहाँ पर एकदम क्रेजी हो जाता है। फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन बीन तो हिलता तक नहीं है। वो मिथिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो था रोरिंग स्पिरिट लायन का, और वो एक रोरिंग स्पिरिट लायन में बदल जाता है। ये देखकर यहाँ पर फेंग भी ब्लूइश फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि दोनों के हॉर अटैक से एनर्जी निकलती है। बीन की बहन टीवी पर ये सब देख रही होती है और अपने भाई को चीयर करती है। दोनों आखिर में एक फाइनल पंच के लिए भिड़ते हैं और एरिना की सांसें एकदम थम जाती हैं। फिर धूल हटने पर हम देखते हैं कि फेंग तो सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन बीन के हेल्थ पॉइंट्स 0 हो चुके थे और फेंग लगातार तीसरी बार जीत चुका था। अगले दिन अनाउंसर बताता है कि अगला मैच जिम की रेड टीम और मोक की टीम के बीच में होगा। लॉकर रूम में फेंग टैंग से पूछता है कि वो क्यों नहीं लड़ रहा है। टैंग कहता है कि सिर्फ 5 ही प्लेयर्स अलाउड हैं और उसने पहले ही अपने सारे ट्रिक्स दिखा दिए हैं। अब टाइम है बाकी प्लेयर्स के शाइन करने का। बाकी टीम्स कहती है कि उन्हें जिम और उसके वीक लिंक से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन टैंक गुस्से में कहता है कि फाइनल्स के लिए स्ट्रेंथ बचा कर रखो। लेडी भी उसका सपोर्ट करती है और कहती है कि अभी तक हमने एनिमे की फुल पावर नहीं देखी है। आखिर में फिर फेंग टैंग की बात को मान लेता है और 5 चूजन प्लेयर के साथ टीम फील्ड में उतरती है। फेंग की बहन और ओपोनेंट टीम यहाँ पर फेंग की एब्सेंस से बिल्कुल शॉक हो जाती है। वहीं फुसुमी पेप टॉक देता है और कहता है कि वो हांसू को अपने ड्रैगन आर्ट से भून कर रख देगा। फेंग आकर अपने दोस्तों से कहता है कि फोकस रखो, एनिमी को धूल चढ़ाने का टाइम आ गया है। पहला मैच स्टार्ट होता है, सुगुई वर्सेस सेरा। सुगुई पहले 6 मैचेस में एक भी राउंड नहीं हारा है। दोनों एक दूसरे को बू करते हैं। सुगुई तुरंत रिपेयर से अटैक करता है। सुमी अपने बेयर हैंड से ब्लॉक करती है, लेकिन डर जाती है क्योंकि सुगुई ने अपनी रियल पावर छुपाई होती है। सुमी फिर से अटैक करती है, लेकिन सुगुई एक बार फिर से फुल पावर से ब्लास्ट करता है, जिससे उसकी बोन्स ब्रेक हो जाती है और उसकी 60% हेल्थ चली जाती है। उसकी ड्यूरेबिलिटी देखकर सुगुई और उसका कैप्टन दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब सुगुई फाइनल स्ट्राइक मारने आता है तो अभी सुमी एक ब्लड एरो उसके फेस पर फेंक देती है। वो ब्लाइंड हो जाता है और दोनों नारुतो वर्सेस सासुके जैसे क्लैश करते हैं। सुमी उसे इतनी भयानक किक मार देती है कि हर लड़का क्रिंज कर जाता है। यहाँ पर सुमी जीत जाती है, लेकिन उसकी बोन्स टूट चुकी होती है और अब वो 3 महीने तक फाइट नहीं कर पाएगी। फेंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब भी कार्ड्स को छुपा कर रखने का कोई फायदा है क्या। इसी दौरान फू एक्साइटेड होकर रिंग में कूदता है और हांसू से भिड़ जाता है। हांसू एक स्नीकी घोस्ट स्टेप मुंह से पीछे आता है, लेकिन फू उसे काउंटर कर देता है। सुगुई यहाँ पर इतनी शक्ति से उसे उड़ा देता है कि हांसू की उल्टी निकल जाती है। फू अपनी लुओ फैमिली स्पेयर टेक्निक निकालता है और एक ड्रैगन फेंकता है, लेकिन हांसू उसे कैजुअली डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर जब उसकी नजर क्राउड की तरफ उड़ते हुए अटैक पर होती है तो सिप मौका पकड़ लेता है और हांसू को एक जोर का साइड पंच मार देता है, जिससे उसके कुछ दांत टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हांसू जल्दी रिकवर करता है और एक क्लीन काउंटर से मैच को खत्म कर देता है और जाते जाते वो सबको हंसा देता है। अब सेल्समैन जोश में आकर कंट्रोल अपने हाथ में लेने को रेडी होता है। वो बिना किसी वेपन के सुपर चार्ज करती है और सुई भी जानबूझकर अपना वेपन छोड़ देता है ताकि फर्स्ट फाइट में ओरा हराया जा सके। सेल्समैन एक पंच मारने की कोशिश करता है। सुई उसे इजीली पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो अपने एक सीक्रेट ट्रिक से अटैक करती है। सुई अपने रॉक सॉलिड कोर से ब्लॉक करता है, लेकिन तभी सेल्समैन अचानक अपना माथा उसके माथे से टकरा देती है। ये मूव काम करता है क्योंकि उनके लेवल का कोई भी अपनी स्कल को रिस्क में नहीं डालता है। इरा के बाद सेल्समैन दोबारा जैकी चैन स्टाइल में मूव्स के साथ अटैक करती है, जिसका जवाब सुई एक ब्रूटल स्टेप से उसके कंधे में वॉर करके देता है। सेल्समैन फिर भी अपनी बॉस वाली एनर्जी दिखाती है और अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन को उसके क्रैक्ड डोम से फिर से टकरा देती है। इसके बाद जीमू अपने तीसरे फाइटर को भेजता है जो जेलेट से फाइट करता है। उधर वोंग और शीन भाग रहे होते हैं क्योंकि वोंग ने एक बड़ा क्रिस्टल चुरा चुका होता है जो उन्होंने रिसोर्सेज मिशन पर लाया था ताकि वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पावरफुल बेन बन सके। एरिना में जेलेट फुल पावर से फाइट करती है, लेकिन उसका अपोनेंट उसके हर मूव को इजीली अब्सॉर्ब करता है और बिना ज्यादा एफर्ट के उसे नॉकआउट कर देता है। फिर वही लड़का फेंग की टीम के लास्ट मेंबर को प्रोवोक करता है और उसे एक कैजुअल पंच से जमीन पर गिरा देता है, जिससे फाइनल में पहुंचने का सपना वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही वो लड़का हंसते हुए चला जाता है,
फेंग के अंदर एक आग जल उठती है। जिंग यू से बुरी तरीके से हारने के बाद फेंग पिंग एक मूव चलाता है और ली जाकू और साउ याकाई को ट्रायंगल फॉर्मेशन में फंसा देता है और फिर वो किसी तरह वो यूनिवर्सिटी अलायंस को एलिमिनेशन राउंड में हरा भी देता है। अब उन्हें एक लास्ट चांस मिलता है इस टूर्नामेंट को जीतने का। टीम के ज्यादातर लोग वाउंडेड वॉरियर्स की तरह हॉस्पिटल बेड्स पर पड़े होते हैं। तभी लायन हेड आता है और एक क्लासिक स्पीच देता है। वो फेंग से कहता है कि टीम को मोटिवेट करो और पेंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। एक लड़का मास्टर टेंग से पूछता है कि आखिरी 3 फाइट्स को कौन करेगा, लेकिन टेंग ये डिसीजन फेंग पर छोड़ देता है। तभी यहाँ पर यांगसी बोलती है और एक चांस मांगती है। उसका मास्टर अपोज करता है, लेकिन फेंग उसका सपोर्ट करता है और उसे जिन लेले के अगेंस्ट में चूज करता है। माओ और जिनबू के बीच का मैच ऑनलाइन तहलका मचा देता है और फैंस दोनों के बीच में डिवाइडेड होते हैं। माओ का सपोर्ट रेट फास्ट गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाए फर्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है। जिले का सामना होता है जंग से, जो जुगनू यूनिवर्सिटी का है। दोनों प्रो बॉक्सर्स की तरह स्टेज पर आते हैं। फॉर्मल इंट्रो के बाद जीन सीधा अटैक करता है। जैक ब्लॉक के लिए रेडी होता है, लेकिन जीन अचानक स्लाइड करता है और अपने ग्लव से ग्राउंड फ्रिक्शन बनाते हुए डायरेक्शन चेंज करता है और पीछे से अटैक कर देता है। उसकी स्पीड और एजिलिटी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जैक को जोर की इंजरी लगती है और खून बहने लगता है, लेकिन फिर वो पैचअप करता है और फाइट पलट देता है। लग रहा होता है कि जीन जीतेगा, लेकिन तभी वो थककर गिर जाता है। अगली बारी चेन यांगसी की होती है, जो स्टेज पर चलती आती है और जीन से कहती है कि उसे रेस्ट लेना चाहिए। जंग उसे वीक गर्ल समझकर अंडर एस्टिमेट करता है और एक कनिंग पंच मार देता है, जो उसे ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देता है। लेकिन तभी उसका रिवाइव ब्लेजिंग पिल काम करता है और वो ग्राउंड से उठकर फाइट को जीत जाती है, जबकि जंग थक कर गिर जाता है। अब स्कोर टाई पर होता है और फेंग स्टेज पर आता है। बिना किसी इंट्रो के वो सीधा पंचेस मारना स्टार्ट करता है। यांगसी अब अपनी मिड टायर मूव 18 लाइट किक यूज करती है और एक एक किक फेंग को बाउंड्री से बाहर धकेल देती है। लेकिन जब वो लास्ट किक मारती है, फेंग उसका पांव पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। डॉग फेंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, जो उसकी हार तय कर देती है। तभी फेंग बीच में आता है और उसकी टेक्निक रोक कर राउंड को एंड कर देता है। अब वो खुद सामने आता है और अपोनेंट फेंग को बुरी तरह हरा कर दिखाता है कि उसकी ड्रेंड टेस्ट में भी जीतने की होप थी। फिर फाइनल बैटल होता है टीम कैप्टन हांसू और फेंग के बीच। फेंग फिर से अपनी ब्लड बर्स्टी फ्रेंजी यूज करता है, लेकिन हान उसे मिड एयर में ही रोक देता है। हांसू अब ऊपर है, लेकिन जब कमेंटेटर उसे डोमिनेंट बताता है, फेंग फाइट के बीच में ही चुपचाप कुछ करता है और अपना वेपन स्प्लिट करता है और एक नया अटैक करता है। हांसू इसे रीड कर लेता है और एक शार्प हिट से उसे इंजर कर देता है। फेंग यहाँ पर पिटने का नाटक करता है और सीक्रेटली अपने सिस्टम से एनर्जी रिस्टोर करता है। अब वो अगले राउंड के लिए बिल्कुल रेडी होता है। उधर बेंग और शिन हॉस्पिटल बेड पर बात कर रहे होते हैं कि कोई इंसान सिर्फ पिल्स खाकर इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता है। एरिना में हांसू एक जबरदस्त अटैक करता है और फेंग को जमीन पर पटक देता है। लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी फेंग अपने आप को नील लाइट में फ्लोट करता है। सिस्टम स्टेज के ऊपर होता है। वो सोचता है कि कोई तरीका है जिससे फाइट पलट सके। अचानक से वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, जैसे कि कोई लाइफ रिटर्निंग पिल ली हो। हांसू कहता है कि उसकी पुरानी फ्रेंजी टेक्निक अब काम नहीं करेगी, लेकिन फेंग हार नहीं मानता है। वो एक नया मूव निकालता है, टाइगर ब्रेक आर्मी का, और उसमें एक ब्रूटल एज ऐड करता है और आखिरकार वो फाइट को डोमिनेट करता है और लास्ट में जीत लेता है। इस तरह 3 दिन का टूर्नामेंट एंड होता है फेंग के लैंडस्लाइड विक्ट्री से। अनाउंसर कहता है कि अब इसका पार्ट 2 न्यू ईयर हॉलीडे के बाद होगा। फेंग अब ये समझ चुका है कि इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए वो हर पल अपनी ट्रेनिंग में लगाता है, बिना सिस्टम पर डिपेंड किए। उस दिन वो अपनी बहन और डोम के दोस्तों के साथ घर लौटता है और सब बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फेंग के साथ बने रहने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते में वो उस लालची रिपोर्टर को भी पटकता है, जिसने एक्सक्लूसिव कवरेज का वादा तो किया था लेकिन निभाया नहीं था, और वो उसे अपने डील का हिस्सा मांगता है, जिससे वो डर के मारे भाग जाता है। तभी फू और बाकी दोस्तों से मिलता है
एक दोस्त से कहता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तभी सेल्समैन स्माइल करते हुए कहता है कि जो स्कूल स्टार्ट होने तक स्काई रैंक तक नहीं पहुंचा वो ऑफिशियली वीक है। फिर सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और फेंग भी अपनी ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में उसकी बहन शॉक हो जाती है कि वो टूर्नामेंट में सिर्फ 6 नंबर पर आया है, लेकिन वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने कंट्रोल रूम में जाकर पता लगा लिया है कि वो असल में स्काई रैंक पर है। ये सुनकर उसके क्लासमेट्स एकदम दंग रह जाते हैं। जब सब एक्साइटेड होते हैं, फेंग उन्हें कहता है कि इसे अभी सीक्रेट ही रखना। एक क्लासमेट मजाक करता है कि वो वोंग को पकड़ रहा है, लेकिन फेंग जवाब देता है कि वोंग तो अब 4th रैंक के पीछे पड़ा है। फेंग घर लौटते वक्त खुश होता है। वो देखता है कि शहर में सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। वो कुछ बच्चों को ऑटोग्राफ भी देता है और इस तरह उसका ये दिन खत्म होता है। अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद अगले दिन सुबह जब वो बाहर वॉक पर जाता है, उसे एक एजेंट मिलता है जो पहले हैंग बिन को पकड़ चुका होता है। वो फेंग को बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस और बेस्ट मार्क्स को देखकर शहर ने उसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट गिफ्ट किया है, वो भी इसकी बहन के स्कूल के पास वाले फैंसी एरिया में। फेंग ये सुनकर एकदम से चुप हो जाता है। वो जल्दी से वोंग को कॉल करता है और पूछता है कि उसने अपना हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि उसने तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। वोंग कहता है कि उसे जरूरत नहीं है और अब फेंग उस अपार्टमेंट का यूज ट्रेनिंग के लिए कर सकता है बिना अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए। फेंग उसे थैंक यू डिनर ऑफर करता है, लेकिन वोंग कहता है कि वो काम में बिजी है और जल्दी ही मिलेगा। इसके बाद फेंग अपनी फैमिली के साथ गोचा क्लास अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और सब लोग एक अच्छे माहौल में न्यू ईयर हॉलीडे मनाते हैं। छुट्टियों के बाद फेंग सबको बताता है कि वो अब एक 2nd रैंक पर है और सब हैरान रह जाते हैं। तभी उसका एक पुराना दोस्त कॉल करता है और उसे ननवू बुलाता है। फेंग मान जाता है क्योंकि उसे ढंग से मिले काफी दिन हो गए थे। फेंग कहता है कि सब लोग चल सकते हैं, जिससे पूरी टीम में एक बार फिर से एक्साइटमेंट भर जाता है। जब टीम ननवू पहुंचती है तो सब वहां की खूबसूरती और शांति देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लड़कियां भी उस जगह की शांति की बहुत तारीफ करती हैं। लेकिन तभी एक ट्रबल मेकर घुस जाता है और गालियां बकते हुए ड्रामा करने लगता है। तभी वेंग आता है और अपने जूनियर फेंग और उसके दोस्तों का वेलकम करता है अपने नैनजिंग वू यूनिवर्सिटी में। वो हंसते हुए पूछता है कि क्या फेंग 2nd लेवल की पीक पर पहुंचा है और मजाक में कहता है कि वो चाहता है कि फेंग ननू के स्टूडेंट्स को वैसे ही शर्मिंदा करे जैसे उसने मोदमी को किया था। वोंग बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत आराम से जी रहे हैं और उन्हें एक शौक चाहिए। वो फेंग को इनवाइट करता है एक मॉक 2nd टियर मैच पर ननू की टीम के अगेंस्ट। पहले तो फेंग मना करता है, लेकिन उसके साथ ही एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वोंग रिवॉर्ड में कुछ पिल्स का ऑफर देता है तो फेंग मान जाता है। फेंग कॉल करता है अपने लायन फेस मास्टर टैंग को और उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि वो 50 2nd टियर पिल्स भेजे। टैंग इस डिमांड पर गुस्से से फट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी 1st ईयर के कुछ पिल्स और 5 2nd ईयर के रेयर पिल्स भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। वोंग यहाँ पर प्रिंसिपल से कहता है कि अगर ननवू के स्टूडेंट्स नो यूनिवर्सिटी के नए 2nd ईयर स्टूडेंट से हार गए तो फिर तो उनमें से 90% को निकाल ही देना चाहिए, ताकि स्कूल अपने रिसोर्सेस सिर्फ कुछ टैलेंटेड वॉरियर्स पर ही फोकस कर सके। यह सुनकर स्टूडेंट्स में बवाल मच जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बिना सोचे समझे इस पर एग्री हो जाता है। वोंग रूल्स बनाता है कि जो जीतेगा वो स्टेज पर रहेगा और जो हारेगा वो बाहर होगा और एंड में जो अकेला खड़ा रहेगा वही विनर बनेगा। अब टेंशन और एक्साइटमेंट के साथ फाइट स्टार्ट होती है। फिर जब ननवू का 3rd ईयर स्टूडेंट पेंग सामने आता है मो यूनिवर्सिटी के जाओ लेले से, तो जाओ तो यहाँ पर आराम से जीत जाता है और अगला राउंड छोड़ देता है। अब यहाँ फेंग स्टेज पर आता है सीनियर डोंग से किया वादा निभाने के लिए। जैसी फेंग स्टेज पर आता है ननवू में हलचल मच जाती है। सब पूछते हैं कि ये लड़का इतनी जल्दी किस लेवल तक पहुंचा है। यहाँ लिटी लांस सामने आती है और फेंग तो तुरंत उस पर तंज कसता है कि उसका नाम तो सड़ी हुई रबड़ी के पेठे जैसा लग रहा है। यह सुनकर लांस गुस्से में आ जाती है और फेंग की तरफ दौड़ती है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन फेंग तो उसे मजाक मजाक में हैंडल करता है। जब वो उसे डरपोक कहकर चिढ़ाती है तभी फेंग गेम को पलट देता है और उसे स्टेज से बाहर फेंक देता है, जिससे वो डरकर भाग जाती है और अपनी हार मान लेती है। फिर एक रंग बिरंगे बालों वाला लड़का एरिना में आता है, लेकिन उससे पहले कि वो अपना नाम बता सके
फेंग उसे कट करके कहता है कि वो कमजोर लड़कों का नाम याद नहीं रखता है। ये फाइट चुटकियों में खत्म हो जाती है और फिर एक और चैलेंजर आता है जो जलती हुई लाल लपटों से घिरा होता है। अब भली फेंग मानता है कि हाँ, ये लड़का सही मायनों में एक कॉम्पिटिटर है, इसीलिए वो अपना वेपन साइड में फेंक कर बेयर हैंड से लड़ने का फैसला करता है। हर पंच के साथ उसकी मुट्ठियों से खनखनाहट निकलने लगती है, लेकिन अपोनेंट बिना किसी असर के खड़ा रहता है। इस बार फाइट थोड़ी लंबी भी चलती है। जब तक फेंग खेल रहा था, अब वो मुश्किल में फंस जाता है। ओपोनेंट की फायरी हॉर्स टेक्निक उसे जकड़ लेती है और वो कोने में फंस जाता है। वो अटैक को सीधा झेलता है और जलकर बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और अपने दुश्मन पर झपटता है। दुश्मन उसके पेट में जोर का पंच मारता है। फेंग यहाँ पर बौखलाहट में एक के बाद एक सारे अटैक्स को अनलिश करता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचेस बरसा रहे थे और कोई भी हार नहीं मान रहा था। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल पंच में टकराते हैं और भीड़ पूरी तरीके से सहम जाती है। जब लगता है कि फाइट खत्म हो गई, फेंग की एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपना सर अपोनेंट की खोपड़ी पर दे देकर पटकता है जैसे कि कोई रेबिज डॉग अटैक कर रहा हो और आखिरकार उसे फिनिश कर देता है। इसके बाद वो चिल्लाता है कि अगला कचरा सामने आए। यहाँ वेंग बीच में आता है और उसे रोकता है। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़कर चिल्लाता है कि क्या आप किसी में हिम्मत है चैलेंज देने की? जब कोई नहीं आता है तो वो कहता है ये बहुत शेमफुल है। वो कहता है कि ये लोग बहुत ही वीक हो गए हैं, उन्हें अपनी इज्जत बचानी चाहिए थी और मो स्कूल को खत्म करना चाहिए था। ये सुनकर भीड़ का जोश वापस आ जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा वोंग चाहता था। अगले दिन स्कूल में फेंग ट्रेनिंग बिल्डिंग में दाखिल होता है। टीचर्स उसे बुलाकर बताते हैं कि वो कून को देखे जो कि एक लड़की को जमीन पर पटक देता है और दूसरी को सीधा छत से टकरा देता है जैसे कि कोई बेसबॉल फेंकी गई हो। एक ऐसा लड़का जो क्रूंग के लेवल का एनपीसी होता है, वो कून को चैलेंज देता है, लेकिन कून जो 3rd रैंक का है बिना हिले ही उसे फिनिश कर देता है। लान जब उसके स्टील हार्ड क्लॉथ पर किक मारता है वो फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुंग फेंग को देख लेता है और उसे लास्ट बच्चा कहकर चिढ़ाता है। कहता है कि उसका फेवरेट जूनियर अब लड़का है, लेकिन तभी टीचर्स गुस्से में कून को जोर का पंच मारकर दीवार से दे मारते हैं क्योंकि उसने स्कूल की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया था। फिर वो वेंग को बुलाती है और चलते चलते उसे बताती है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी खास तौर पर बैक 2 के लिए है। वेटिंग रूम में वो समझाती है कि 3rd रैंक वॉरियर्स जैसे कून का बॉडी टाइटेनियम जैसा होता है और उनके पास शार्प माइंड भी होता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए फेंग को सिर्फ बोन्स ही नहीं बल्कि अपनी बॉडी को भी रिफाइन करना होगा ताकि वो ब्रोन जैसे किसी को एक झटके में हरा सके। काउंटर पर बैठा बंदा बिना किसी नेगोशिएशन के फेंग के सारे पॉइंट से ठग लेता है और फेंग ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ता है। वो बैठकर मेडिटेशन में डूब जाता है और उसकी आंखें सुपरमैन की तरह चमकने लगती हैं। उसकी वाइटलिटी पाउडर तेजी से गिरने लगती है और एक मॉन्स्टर सा ओरा उसे घेर लेता है जैसे गोकू ने एस्टेरॉइड ले लिया हो। ये देखकर सू हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये लड़का सच में फ्यूचर मास्टर बन सकता है। फेंग की मेरिडियन इतनी तेजी से अलाइन होती है कि वो खुद ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि उसकी एनर्जी बॉम्ब है और अपने गार्डर से अच्छे पिल्स की डिमांड करता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सपना देखे क्योंकि उसे वो पिल्स नहीं मिलने वाली। उसी रात गोल्डन गीजर बेचैन हो उठता है क्योंकि बाकी लोग अब तक अंडरग्राउंड मिशन से वापस नहीं लौटे थे और जल्दी उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल अब सारे 2nd रैंक फाइटर्स को भेजने का फैसला करता है और सोचता है कि शायद इंसानों के शांति के दिन अब खत्म होने वाले हैं। यहाँ फेंग अपनी पहली अंडरग्राउंड क्लास में पहुंचा होता है। तभी येंग वहाँ आती है और उसे पूछती है कि क्या उसने अपने टीचर लो को देखा है। उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि सर्वाइवर साउदर्न ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। 2 ट्रक्स धीरे धीरे अंदर आते हैं और एक एक करके खामोशी से लाइफलेस बॉडीज को बाहर निकालते हैं। शेगी यहाँ पर अपनी माँ को पहचान लेती है और मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ जिंदा तो है मगर उसका वाइट खून से सना हुआ फटा हुआ शर्ट और बायां हाथ गायब है। सब स्टूडेंट्स हैरान खड़े रह जाते हैं। उसी समय गोल्डन ग्रीजर और कुछ मास्टर से ऊपर से नीचे उतरते हैं। वो थोड़े उदास दिखते हैं लेकिन माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। गोल्डन ग्रीजर कहता है
कि इस वक्त जिंदा लौट आना ही सबसे बड़ी बात है। बाकी साथी लुओ कहती है कि अब वो यागी की ट्रेनिंग का जिम्मा संभालेगी। ये सुनकर लड़की की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो पूछती है कि क्या अब उसका मास्टर उसे नहीं सिखाएगा। तो लुओ धीरे से बताती है कि लो को गंभीर और अंदरूनी चोट लगी है और उसे पूरी तरीके से ठीक होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। तभी एक और व्यक्ति बस से उतरता है और बताता है कि लारनाच के अंडरग्राउंड फोर्सेस ने बगावत कर दी है, जिसमें 6 कीमती मिटियोर्स की जान गई है। गोल्डन ग्रीजर सामने आता है और प्रॉपर ब्यूरियल का ऑर्डर देता है। ये देखकर फेन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये अंडरग्राउंड आखिर है क्या और उसके पीछे राज क्या है। खैर कहानी आगे बढ़ती है। सभी स्टूडेंट्स उन ग्रेट हीरोज की कब्र के सामने इकट्ठा होते हैं जिन्होंने नोबल कोज के लिए अपनी जान दी थी। वो सब अपनी कोहनी उठाकर सैल्यूट करते हैं और जोर जोर से रोते हैं। अगले दिन फीमेल मास्टर अंडरग्राउंड कैवर्न्स की पूरी जानकारी स्टूडेंट्स को देती है। वो बताती है कि लगभग 800 साल पहले एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसमें जमीन फट गई और पहली बार कैवर्न का एंट्रेंस मिला था। क्रॉनिकल ऑफ ओरिजिन के मुताबिक पहली पोर्टल एक्सीडेंटली खुली थी जिससे अंडरग्राउंड क्रिएचर ने ऊपर की दुनिया के बारे में जाना। वो ऐसी पावर को ले आए जो 9 लेवल वॉरियर से भी ज्यादा पावरफुल थी। फेंग मास्टर से पूछता है कि वो गेटवे से बस ऐसे ही क्यों नहीं गुजर सकती। वो बताती है कि स्पेटियल आइसोलेशन तोड़ना बहुत महंगा है। हालांकि रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि आइसोलेशन लगातार वीक हो रहा है। वो बताती है कि अभी 22 गेटवेज हैं जो आपस में जुड़ी नहीं है और आगे की इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। साथ ही अंडरग्राउंड प्राणियों की संख्या इंसानों से कहीं ज्यादा है और उस जगह में बहुत ही मूल्यवान रिसोर्सेज भी हैं। क्लास के बाद बे फिर से मास्टर लुओ से यागी को अपना शिष्य बनाने की विनती करती है। लुओ सोचती है और लड़की को एक मौका देने के लिए रेडी होती है, लेकिन बार्ड से कहती है कि अब वो चले जाए क्योंकि उसकी सेहत गिर रही है। बार्ड के जाते ही लुओ अपनी साथी से थोड़ा सख्ती से पूछती है कि ये रिसोर्सेज बर्बाद क्यों कर रही है। फेंग यहाँ पर बीच में कूद पड़ता है और लड़की का बचाव करता है। लुओ तुरंत फेंग की तरफ मुड़कर पूछती है कि अब तक उसने सिर्फ 6 कोर्ट से ही क्यों टेपर किया है। फेंग यहाँ पर नकली आंसू बनाकर कहता है कि उसका परिवार बड़ा है और वो उन कॉइन्स पर डिपेंड करता है। यह सुनकर लुओ थोड़ा नरम पड़ती है और उसे कुछ रिसोर्सेज दे देती है। फिर वो उसे एक स्क्रॉल देकर कहती है कि वो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस पर एक बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी को दे आए जो अंडरग्राउंड से निकल रहा होगा। वो ये भी कहती है कि उस आदमी से कहना कि उसकी बेटी अब भी उसे प्यार करती है और वो उसके पास लौट आए। जैसे ही फेंग को रिसोर्सेज मिलने का वादा मिलता है वो सीधा दुकानदार के पास दौड़ता है और इतराते हुए बताता है कि उसके पास अब हजारों क्रेडिट्स हैं। वो फाइनेस्ट क्वालिटी का बर्ड ग्रेड वाइटलिटी पिल मांगता है। शॉपकीपर समझ जाता है कि लुओ ने ही उसे पॉइंट्स दिए हैं। जब वो पूछता है कि बदले में फेंग ने क्या किया तो फेंग खुशी खुशी स्क्रॉल पकड़ा देता है। वह आदमी स्क्रॉल पर एक नजर डालता है और बड़बड़ाता है कि जिसका नाम इसमें लिखा है वो सिर्फ उसका मेंटर नहीं बल्कि उसका स्वर्ण एनिमी भी है जो 9 पेट रेल का लॉर्ड मोडुकेव है। फेंग यहाँ पर सुन्न हो जाता है और समझ जाता है कि उसे एकदम जोकर बना दिया गया है। रात होते ही फेंग अपने दोस्तों के साथ झाड़ियों में छिपकर निगरानी करता है। फिर जब वो अंडरग्राउंड एंट्रेंस के पास हलचल देखते हैं तो अभी लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी दिखाई देता है। फेंग आगे बढ़कर उसे लेटर दे देता है और कहता है कि लुओ उसे याद करती है। बूढ़ा ऊपर देखता है और कंफर्मेशन मांगता है तो फेंग चुपचाप सर हिला देता है। तभी बूढ़ा केंग को एक फ्लिक में उड़ा देता है और खुद गायब हो जाता है। फेंग तो बेचारा वहीं पर खड़ा रह जाता है ये सोचते हुए कि आखिर अभी हुआ क्या। अगले दिन फेंग को बताता है कि पिछली रात जिसके अगेंस्ट में वो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि स्नेक किंग बोकुसान था, रैंक 47 और मो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल। वो बताता है कि वो लुओ का बाप नहीं बल्कि उसका पति था और उनकी एक बेटी भी है। फिर ये भी कहता है कि उसके पापा के मुताबिक
प्रिंसिपल ने एक बार अपनी बेटी को अंडरग्राउंड मिशन पर ले गया था और वो वहाँ पर मर गई, जबकि वो मजबूरी में बस देखता रह गया। फिर जब फेंग गहरी ट्रेनिंग में होता है तो उसके मास्टर और वाइस प्रिंसिपल शो पर आते हैं। स्नेक किंग ध्यान से देखता है जब फेंग अपनी मेंटल एनर्जी से एनर्जी पार्टिकल्स कैप्चर करता है, जो कि आमतौर पर सिर्फ 6th टीयर वॉरियर्स ही कर सकते हैं, जबकि फेंग तो सिर्फ 3rd टीयर में है। यह मिरेक्युलस सीन देखकर मेंटर समझ जाते हैं कि उनका एक स्टूडेंट एक रेयर पावरफुल म्यूटेड वॉरियर है। ट्रेनिंग के बाद फेंग खुशी से बताता है कि उसने 3rd टीयर का पीक अचीव कर लिया है। उसकी मास्टर अप्रूव करती हैं और कहती हैं कि बाद में लौटना अपनी एडवांस टेक्निक सीखने के लिए। अगले दिन फेंग मास्टर के साथ इंटेंस ट्रेनिंग करता है और आखिरकार वो बड़ा दिन आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड जाने की तैयारी करते हैं। उनके मेंटर्स और गोल्डन ग्रीजर उन्हें विदा करने आते हैं। वो उन्हें जिम्मेदारी और कर्तव्य याद दिलाते हैं और कहते हैं कि सही सलामत वापस लौटना। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद टेंग सभी को जरूरी सामान लेने के लिए कहता है और स्क्वाड मिलकर मिलिट्री चेक पॉइंट की तरफ बढ़ती है, जहां वो एक सोल्जर को अपना परमिट दिखाता है जो खुद भी उसके लेवल का होता है। फिर सभी अंडरग्राउंड मिशन हॉल में पहुंचते हैं, जहां वॉरियर्स लूट के यूजफुल आइटम से एक्सचेंज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वो बड़े से एलॉय दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, जो अंडरग्राउंड से बस को अलग करता है और किसी भी इन्वेजन को रोकने के लिए बना है। वहाँ पर जैक स्पैरो जैसा दिखने वाला एक आदमी उन्हें एक्सेस देता है और फेंग से कहता है कि खुद को अनअलाइव मत करवाना। टेंग बताता है कि दरवाजा एक बार में बस एक ही व्यक्ति को अंदर जाने देता है। पूरा ग्रुप एक रूम की तरफ बढ़ता है, जहां वो सीढ़ियां चढ़ते हैं एक डरावने लाल बेटेक्स की तरफ। फेंग सीधा जाकर उसमें अपना हाथ डाल देता है, सबको दिखाता है कि उसका हाथ टूट गया, लेकिन फिर तुरंत मान लेता है कि उसने ज्यादा ड्रामा कर दिया। ये देखकर सेलिया इतनी नाराज हो जाती है कि वो उसे चक नॉरिस की तरह ड्रॉप किक करके सीधा इंटरडायमेंशनल पैसेज में फेंक देती है, जो कि पूरी तरीके से एनर्जी पार्टिकल से बना था। जब फेंग वहां पर पहुंचता है तो वो सोचता है क्यों ना सारी एनर्जी कलेक्ट कर ले, लेकिन टेंग तुरंत उसे वार्निंग देता है कि वो शांत हो जाए, नहीं तो पूरा पैसेज कोलैप्स हो सकता है। फिर टेंग उसे समझाता है कि ये गेटवे दिन प्रतिदिन अनस्टेबल हो रहा है और अगर अर्थ सीधे अंडरग्राउंड से जुड़ गया और वो लोग उस लाइन को कंट्रोल ना कर पाए तो फिर ये चीज मानवता के लिए अंत साबित होगी। फेंग को ये बात समझ में आ जाती है कि इससे पहले के लोग हमेशा के लिए यही फंस गए, वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होगी, यहाँ तक कि उनके शरीर भी नहीं बचेंगे। इस भारी सोच के साथ वो सब अंडरग्राउंड में प्रवेश करते हैं। वहाँ टेंग उन्हें अंडरग्राउंड के एक 6th रैंक पावर हाउस जनरल से मिलवाता है। वो आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है जब तक कि वो होप सिटी नाम की एक टूटी फूटी जगह पर पहुँचते हैं, जो मुश्किल से ही मार्शल आर्टिस्ट के रहने के लायक होती है। जनरल क्षु बताते हैं कि टाइमन सिटी साल में कई बार होप सिटी पर सैनिक हमला करता है और ये शहर हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहता है, लेकिन अब जनरल अनाउंस करता है कि अब वो काउंटर अटैक करेगा। प्लान ये है कि छोटे छोटे स्क्वाड्स भेजे जाएंगे जो स्कैटर्ड एनिमी यूनिट्स को खत्म करेंगे। वो स्टूडेंट्स को वार्न करता है कि ये रियल लड़ाई है और क्लियर कह देता है कि अंडरग्राउंड में उनका पहला काम सिचुएशन को समझना और हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जैसे ही वो सिटी के बाहर निकलते हैं, टेंग अंडरग्राउंड की सच्चाइयां एक्सपोज करता है और अपकमिंग डेंजर का एक डरावना पिक्चर ड्रॉ करता है। सडनली वो बोलता है कि वो 3rd रैंक वॉरियर्स को अपने साथ डेप्थ में ले जा रहा है और क्लियर करता है कि स्लो वॉकर्स के लिए कोई चांस नहीं है, स्टूडेंट्स को जंगल में सरवाइव करना होगा। फेंग यहाँ पर आर्ग्यू करता है कि ये रिस्की है, लेकिन टेंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर उसे इतना डर लग रहा है तो वो बाहर निकल जाए और अकेला लड़ ले बिना एक्सक्यूजेस के। फेंग जवाब देता है ये उसका फर्स्ट मिशन है, लेकिन टेंग उसकी बात को कट करके रिग्रेट करता है कि एक 3rd रैंक वॉरियर इतना स्कैर्ड क्यों है। वो कहता है कि इंफीरियर क्लासमेट्स के सामने अपनी ताकत दिखाना पसंद करता है, जो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और टैलेंट की वेस्ट है। टेंग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन है। फेंग कहता है कि उसे अपनी जान रिस्क में डालने का डर नहीं है। टेंग चैलेंज देता है कि वो प्रूव करे और बाकी स्टूडेंट्स को लेकर चल देता है। बाद में गाइड सबको साथ रहने की एडवाइस देता है। चांगी नोटिस करती है कि फेंग बिल्कुल डरा हुआ नहीं लग रहा है
और सब रियलाइज करते हैं कि वो काफी टाइम से मिसिंग है। अपने रास्ते पर चलते हुए फेंग जल्दी ही समझ जाता है कि वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। सडनली एक केक वेलर असेसिन क्रीड की तरह जंप करके अटैक करता है। फेंग वेपन निकालता है लेकिन क्रिएचर वापस टॉल ग्रास में डिसअपीयर हो जाता है। अलर्ट फेंग अपने आसपास की एक्टिविटी को सेंस करता है और एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो क्रिएचर को एक झटके में उड़ा देता है। ये देखकर वो शॉक होता है कि क्रिएचर कितना ह्यूमन लाइक लग रहा है और जब वो उसका डॉग टैग को चेक करता है तो पता चलता है कि वो डायमंड सिटी का सोल्जर था। उसके कोप से वो एक एनर्जी स्टोन निकालता है। फिर जैसे ही वो मूव करता है 3 वॉरियर्स आते हैं उस बॉडी को चेक करने। जब उनमें से एक अपना हेड स्लाइटली फेंग की तरफ घुमाता है, फेंग समझ जाता है कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है। तीनों वॉरियर्स वेपन निकालकर उस पर अटैक करते हैं। फेंग इंस्टेंट एक्शन में आता है लेकिन उनके सारे मूव्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना वो दूसरी डायरेक्शन में भागता है और गलियों में मंकी की तरह स्प्रिंट करता है। ट्रायो उसको चेस करता है। फेंग एयर में स्ट्राइक करने की ट्राई करता है लेकिन एक भी हिट नहीं लगता। यह समझकर कि ऑफेंस काम नहीं करेगा, वो अपनी एनर्जी विंग्स में डालकर अपनी स्पीड और एजिलिटी को बूस्ट करता है। जब फेंग इन डेंजरस वॉरियर से बचने की कोशिश में लगता है, हीन और बाकी लोग कंसर्न्ड होते हैं कि कहीं उसने मिशन को रिस्की तो नहीं बना दिया। किसी तरह फेंग उन तीनों को एलिमिनेट कर देता है और फिर जैसे ही वो ब्रीथ लेता है एक जायंट फॉक्स अपीयर होती है जिसका बॉडी चीता लाइक स्किन और गोल्डन ग्लो से भरा होता है। उसे किंग ऑफ कनिंग लिन कहा जाता है। फेंग यहाँ पर कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रायो वॉरियर उस पर जंप करने की ट्राई करते हैं लेकिन फॉक्स उनकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके उन्हें किल कर देती है। अब फॉक्स की नजर फेंग पर टिक जाती है। वो अप्रोच करती है। फेंग सोचता है कि यह उसका लास्ट मोमेंट है लेकिन तभी वो फील करता है कि जो ग्रीन स्टोन उसके पास है शायद उसी की वजह से फॉक्स ने उस पर अटैक नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए वो स्टोन को थ्रो कर देता है। फॉक्स उसको स्वेलो करती है। फेंग सोचता है कि अब वो सेफ है लेकिन फॉक्स फिर से उसकी एनर्जी सक करना स्टार्ट कर देती है। इस वक्त स्कूल का डीन फॉरेस्ट में सर्च कर रहा होता है और डर रहा होता है कि कहीं फेंग फॉक्स की टेरिटरी में तो नहीं चला गया। वो जानता है कि ये क्रिएचर अब ऑलमोस्ट 8th टियर ब्रेक थ्रू करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो वो एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन जाएगा। सडनली फॉक्स सकिंग स्टॉप करती है और रिलैक्स होकर वापस लेट जाती है। फेंग फील करता है कि उसके सारे 14 मिलियन मार्शल आर्ट पॉइंट्स और एनर्जी स्टोन्स वेस्ट हो गए। वो रनिंग स्टार्ट करता है और फॉक्स से प्रॉमिस करता है कि वो और टेस्टी मील्स को लेकर आएगा। जंगल से निकलकर वो हिस्टेरिकली लाफ करता है कि वो कैसे अलाइव बच गया। 4 वॉरियर्स अपीयर होते हैं लेकिन गाइड उन्हें फॉक्स की तरह डाइवर्ट कर देता है। जैसे क्रिएचर उन पर अटैक करता है, फेंग फिर से एक क्रेजी रन में लग जाता है। कुछ देर बाद वो एक अलग टाइप के वॉरियर्स का ग्रुप देखता है जो पहले वाले से डिफरेंट दिखते हैं। उनके पास एक टोटेम देखकर वो गेस करता है कि शायद ये लोग होप सिटी पर अटैक का प्लान बना रहे हैं। वो सोचता है कि सिटी को वार्न करना जरूरी है। एग्जिट रूट तो फॉक्स के एरिया से ही है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फेंग वापस से फॉक्स के डेन में ही चला जाता है और देखता है कि फॉक्स ने ऑलरेडी सोल्जर को किल कर दिया है। अब कोई एस्केप नहीं था, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है और फॉक्स को अपनी एनर्जी ड्रेन करने देता है। तभी उसकी नजर एक गॉन्टलेट पर पड़ती है जो कि एक वॉरियर के पास पड़ा होता है। वो फॉक्स से पूछता है कि क्या वो इससे स्ट्रेंथ ले सकता है और शिकार ला सकता है। सरप्राइजिंगली फॉक्स 6 मिलियन पॉइंट्स के बदले आइटम दे देती है। फेंग सोचता है कि अगर वो ऐसे आइटम कलेक्ट करे तो अपने सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। किंग की अप्रूवल के साथ ग्रेनिटी फिर से अपीयर होता है और फेंग इस पावरफुल बीस्ट को अपने पर्सनल वेट कोड में कन्वर्ट करता है। उसने मल्टीपल वॉरियर से लूट को गैदर की और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गया। वही दूसरी तरफ लुओ लोकेशन पर आती है और रियलाइज करती है कि उसका स्टूडेंट मिसिंग है। कुछ करने से पहले टेंग याद दिलाता है कि प्रायोरिटी डायमंड सिटी से निपटना है। जैसी बैटल शुरू होने वाली होती है, सब देखते हैं कि फेंग क्रेजी तरीके से उनकी तरफ रन करता हुआ आ रहा है। ये देखकर सबके आंखों में खुशी आ जाती है। फेंग यहाँ पर मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि वॉरियर्स उसके पीछे होते हैं। टेंग इंस्टेंटली इंटरवीन करता है और 5th लेवल वॉरियर से लड़ता है। एनिमी लीडर रियलाइज करता है कि
कि वो मैच नहीं है, इसीलिए वो अपने सोल्जर को रिट्रीट का ऑर्डर दे देता है। टैंग उसको चेस करता है, बोन से तोड़ता है और उसे वहीं छोड़ देता है। जब सब वेट कर रहे होते हैं, फेंग मेडल के साथ रिटर्न करता है, जो केबिन सोल्जर की आइडेंटिटी का प्रूफ होता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने मिशन फेल नहीं किया, बल्कि एक पीक 5th टियर वॉरियर को किल किया है। लुओ को पता चलता है कि उसका स्टूडेंट मिशन पर गया था। वो बीन पर गुस्सा होती है, लेकिन स्टूडेंट को सेफ देखकर स्माइल कर देती है और गुस्सा काम हो जाता है। अब टीम फेंग का नाम लेने लगती है और लगता है कि अब उसकी पहचान बन चुकी है। उस दिन के बाद जब फेंग का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लुओ उसे डांटती है कि अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। फेंग बात को डाइवर्ट करता है, बताता है कि भागते वक्त उसने क्या क्या देखा और उसे लगता है कि फेट सिटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये सुनकर हायर ऑथोरिटीज एक सेकंड वेस्ट नहीं करती हैं और इमीडिएटली डिफेंस के लिए मूव करते हैं। सोल्जर्स बेस पर गैदर होते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कितने बैडली आउटनंबर्ड हैं। इस बार ओल्ड प्रिंसिपल भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसका गोल्डन कॉन्टी अब भी इनविंसिबल नहीं है और उसका यूज उसकी जान ले सकता है। इन्फर्मेरी में सुमी फेंग को बताती है कि अब अंडरग्राउंड आर्मी के खिलाफ एक मैसिव वॉर होने वाला है और एनवायरनमेंट यहाँ पर सडनली सीरियस हो जाता है। लेकिन तभी फू आता है और कहता है कि ये तो लेवल अप करने का सही मौका है, जिससे बाकी सभी वापस से एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन टीचर लोग सबको रोक लेती हैं, क्योंकि फेंग इंजर्ड है। फू पलटकर कहता है कि फेंग को स्पॉटलाइट में रहना बंद करना चाहिए। फेंग जवाब देता है कि वो चुप नहीं बैठ सकता। अगर वो जानता है कि एक ही बार में सब कुछ खत्म हो सकता है। वो मानता है कि उसे मौत से डर लगता है, लेकिन अपने दोस्तों को खोना उससे भी बड़ा पेन है और इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो वो 2 शहरों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टीचर लोग उसे रियलिटी में वापस लाते हैं और याद दिलाती हैं कि एरिया 8th और 9th रैंक के एबिस मॉन्स्टर से भरा हुआ है। फिर भी फेंग उससे रेजोनेटिंग पिल्स मांगता है और सोच समझकर उसे कंज्यूम करता है। फू वार्न करता है कि अब उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही फेंग अपनी इंजर्ड बॉडी पर वेपन देखता है, कैप्टन आता है और उसे एक बी ग्रेड क्रेसेंट ब्लेड देता है, जो कि उन्होंने एक एनिमी से लिया था। सब नए वेपन से इक्विप्ड हो जाते हैं। तभी पोर्टल से उनकी हेल्प के लिए सोल्जर आना शुरू हो जाते हैं। फेंग को रियलाइज होता है कि उसकी इंजरीज अब इजीली हील नहीं होगी, इसलिए उनकी ओनली होप है 8th रैंक की गोल्डन बॉडी तक पहुंचना, जैसा कि प्रिंसिपल ने किया था। अगर वो इस बैटल में सरवाइव करना चाहता है तो उसे सीनियर वोंग को पकड़ना होगा, जो कि ब्रेक थ्रू के बाद आगे बढ़ा। मीटिंग रूम में किम स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि वो 2 3rd रैंक वॉरियर्स में से एक है जिसे हेल्प के लिए बुलाया गया है। ब्रीफिंग स्टार्ट होती है, जिसमें टैंग टारगेट को एक्सप्लेन करता है। सोल्जर्स 2 ट्रंक खोलते हैं जो एनर्जी रिस्टोरिंग स्टोन से फुल होते हैं। तभी वॉर का हॉर्न बज जाता है और सबको इमीडिएटली निकलना पड़ता है। बैटल फील्ड में केव वॉरियर ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं अटैक के लिए। जनरल अनाउंस करता है कि अब ह्यूमैनिटी की तरफ से काउंटर अटैक का टाइम आ गया है। सब अपने एनर्जी स्टोन तोड़कर पावर अप करते हैं और जैसे ही एयर में इंटेंस बैटल शुरू होती है, हर फाइटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है। बारबरिक केव मैन वॉल पर चढ़ रहे होते हैं जो टाइटन जैसे लग रहे होते हैं। जियाविन और जिम अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाते हैं। योंग और उसकी टीचर बे एक पावरफुल डुओ की तरह लड़ते हैं। फेंग और फू ड्रीम टीम बनकर साथ में फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों कंटिन्यूसली केव वॉरियर्स की भीड़ को ब्लास्ट करते जा रहे होते हैं, जैसे वो उनके सामने कुछ है ही नहीं। तभी एक 4th टियर एनपीसी उन पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले किम एरोगेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और एनिमी को चैलेंज करता है कि कोई भी उसकी स्ट्रेंथ से टकरा ले। वो पावरफुल स्ट्राइक करता है। एनिमी काउंटर ट्राई करता है, लेकिन किम इजीली अपना स्वॉर्ड हवा में थ्रो करता है और ऐसा पंच मारता है कि एनिमी की ईगो टूट जाती है। वो डायरेक्टली हेवी ग्राउंड ब्लेड पर गिरता है, जो उसे क्रिटिकली इंजर्ड कर देती है। इसके बाद सोल्जर्स अपने बेसेस पावर अप करते हैं और मैसिव इलेक्ट्रिक स्पेयर्स रिलीज करके छोटे एनिमीज और उनकी सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर्स मिडिल टियर वॉरियर्स को एफर्टलेसली कट करते हैं। एनिमी जनरल का गुस्सा एक्सप्लोड होता है और वो डायरेक्ट चार्ज करता है। सब कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि दोनों साइड्स के टॉप टियर वॉरियर्स अपनी पोजीशन होल्ड किए हैं। कैप्टन ऑप्शन सोचता है
कोई एनर्जी कैनन यूज करने की बात करता है, लेकिन इमीडिएटली मना कर दिया जाता है क्योंकि एक शॉट में वो मिलियंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अब लग रहा है कि होप सिटी बहुत क्लोज है। फेंग देखता है कि एनिमी जनरल कंटिन्यूसली वो को पावर कर रहा है और एक एक करके ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर गिर रहे हैं। फेंग फाइट में जंप करना चाहता है, लेकिन किम उसे स्टॉप करता है कि अब वो जंप करेगा तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी एक ह्यूज ब्लास्ट टीचर लोग की तरफ आता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर बच जाती है। ये अटैक फॉर्मर प्रिंसिपल और उसकी टफ जीसस स्क्वाड का होता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद एल्डर एनिमी जनरल्स और उसके गार्ड से फाइट करने के लिए वो आगे आता है और स्टूडेंट्स भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रिंसिपल अपनी स्ट्रेंथ शो करता है और बीस्ट मैन की माँ को इंसल्ट करता है। एंग्री एनिमी प्रिंसिपल की ब्रेड्स कट करता है और काउंटर अटैक करता है। बैटलफील्ड में ह्यूज ब्लास्ट्स होते हैं जो कई फुट सोल्जर्स को मार देते हैं। प्रिंसिपल रियलाइज करता है कि अगर फाइट लंबी गई तो ह्यूमैनिटी को ज्यादा डैमेज होगा। यंग फाइटर्स को सेव करने के लिए ओल्ड मैन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। उसका गोल्डन ओरा पूरे बैटलफील्ड को लाइट अप कर देता है। वो पावर्ड अप एनिमी जनरल से टकराता है। बीस्ट मैन अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है, लेकिन ओल्ड मैन वही स्टैंड करता है और कहता है कि उसने गोल्डन बॉडी प्योर नहीं बनाई। फिर भी वो चार्ज करता है। वो अपनी सारी एनर्जी का फाइनल ब्लेज ऑफ ग्लोरी रिलीज करता है, जो एक मैसिव एक्सप्लोजन में हाफ एनिमी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। केव वॉरियर्स रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। सब शौक खड़े होते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उन्होंने इस एब्सोल्यूट लेजेंड को लास्ट टाइम फाइट करते हुए देखा है। इसके बाद वो जिंदा नहीं रहने वाला है। अब आगे इसमें क्या होगा वो तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा, क्योंकि ये सीजन तो यहीं पर खत्म होता है।